हाय बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। वो एक स्ट्रेट लाइन को डिपिक्ट करते हैं, उन्हें ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, और दो स्ट्रेट लाइंस के कैसे कैसे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। जो कि था एक सिंगल सॉल्यूशन जब वो कंसिस्टेंट पेयर होते थे, एक केस था जबकि वो पैरेलल थे तो उनके कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं थे, नो सोल्यूशन था। और तीसरा केस था जब वो कोइंसाइडिंग होते थे, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते थे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे। मतलब इतने सॉल्यूशंस गिन ही ना सके, मतलब इतने ज्यादा सॉल्यूशंस, हर पॉइंट पे सॉल्यूशन होता था। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि दो लीनियर इक्वेशंस जो कि टू वेरिएबल्स में हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं, कितने तरीकों से सॉल्व किया जाता है। मतलब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह तरीकों से करके देखेंगे कि कैसे दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और कैसे हमें उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या उनके बारे में और पता चलता है कि सिंगल उनमें सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अब जैसे कि नाम ही अपने आप में बता रहा है कि सब्स्टिट्यूशन करना है किसी चीज का, मतलब किसी चीज को किसी चीज से रिप्लेस करना है, किसी को किसी चीज से सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एग्जांपल लिखते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का समझने के लिए, और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन हो गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ठीक है। अब हम इक्वेशन अगर 2 को देखें, x प्लस टू वाई इक्वल टू 3, अगर हम इसको और थोड़ा सा अलग तरीके से लिखें तो हम लिख सकते हैं ये जो 2y है इसको इधर ले जाते हैं इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 - 2y। ठीक है। ये हमारा x का एक तरीका आ गया लिखने का y के फॉर्म में। ठीक है। y के फॉर्म में x का तरीका लिखना आ गया। ठीक है। अब आप देखो ये भी x है, ये भी x है। इस x को यहां से इस तरीके से जो लिखा है x को इन y के फॉर्म, ये हम 1 में डाल देते हैं, मतलब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो बेसिकली दिस x इक्वल टू 3 - 2y सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हम x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में y के फॉर्म में। ठीक है। तो चलो करके देखते हैं सब्स्टिट्यूट क्या होता है। तो 7x लिखा था, लेकिन अब x की जगह हम लिखेंगे 3 - 2y। क्यों? क्योंकि हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया है y के फॉर्म में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 डिराइव करके। ठीक है। -15y इज इक्वल टू 2। ठीक है। इसको हम ओपन करते हैं ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। तो 7 - 3 = 21 -14y, 7 - 2 = 14 तो -14y हो जाएगा ये। -15y इज इक्वल टू 2। ठीक है। इसको ऊपर जाके मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, -29y इज इक्वल टू, ये 21 इधर चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो बनेगा 2 - 21 मतलब -19। -29y इज इक्वल टू -19। दोनों साइड पे माइनस माइनस है, जब दोनों साइड पे माइनस माइनस होता है तो वो कैंसिल हो जाता है और प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो y क्या आ गया मेरा, 19/29। ठीक है। तो इस तरीके से जब हमने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी, y के फॉर्म में, x को सब्स्टिट्यूट किया y के फॉर्म में, तो हमें आंसर मिल गया 19/29, जो y की वैल्यू हो जाती है। ठीक है। अब आप बोलेंगे भाई x कैसे निकालना है, तो अब क्योंकि हमारे पास y आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से कोई सी भी इक्वेशन में, आइदर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, हम y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है 19/29, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब उधर पे, कि अब हमें y पता चल गया है। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं y को लेटस से इधर पे ही, ये इस वाले फॉर्म में, जहां हमने लिखा x इक्वल टू 3 - 2y, वहीं पे हम y को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो
x इक्वल टू 3 माइनस 2 और y क्या है 19/29। तो इससे क्या आ गया, ये आ गया इक्वल टू 3 माइनस 38, 19 टू द 38/29। एलसीएम हम कॉमन कर देंगे, 29 इंटू 3 हो जाएगा 87 माइनस 38 अपॉन 29। 87 माइनस 38 होता है 49 बाय, और ये हो जाएगा 29। तो x आ गया हमारा 49/29। इसका मतलब है हमारा आंसर है वो जो पॉइंट है जहां वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, पहले x फिर y, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था एक्स वाई के फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, तो x हो जाएगा 49/29 कॉमा 19/29। ये वो पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ऐसे कुछ। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये होगा 49/29 और 19/29। अगर आपको और वेरीफाई करना है कि ये आंसर सही आया है कि नहीं, तो ये दोनों x की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू आप किसी भी दोनों इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एज वेल एज इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों में आप पुट करेंगे, मान लीजिए 7x माइनस 15y में आप पुट करते हैं ये x और y की वैल्यू, दैट इज 49/29 एंड 19/29, तो आपको आंसर 2 मिलना चाहिए। या x प्लस 2y में आप पुट करते हैं तो आपको 3 मिलना चाहिए। तो ऐसे आप अपना आंसर, ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो आगे चल के कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स प्लस कॉस्ट ऑफ 3 इरेजर्स इज ₹9। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, कॉस्ट भी मैं लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स प्लस 6 इरेजर्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये इक्वेशन है। हमें कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, इसकी P है, इसकी E है। ठीक है, इजी है, पेंसिल को P कर लो, इरेजर को E कर लो। तो ये जो ऊपर की दोनों हमने सेंटेंसेस लिखे, 2 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर का कॉस्ट ₹9 है, 4 पेंसिल 6 इरेजर का कॉस्ट ₹18 है। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, 2P प्लस 3E इज इक्वल टू 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। और 4P प्लस 6E इज इक्वल टू 18, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने इसको सिंपली ऊपर जो लिखा है उसको P और E के फॉर्म में अब लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन 1 में जो कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल है, P को E के फॉर्म में लिखेंगे। तो इधर से हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 9 माइनस 3E डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कैसे आया, 3E इधर गया तो साइन चेंज हो गया उसका माइनस, और 2P है, P से 2 हटाया तो वो नीचे डिवाइड होगा, तो वो डिवाइड में चला गया, तो वो बन गया 9 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको हम इक्वेशन अपनी 3 कह देते हैं। तो अब हमने देखा P को हमने E के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो अब हम P को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि अब E के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 4 इंटू 9 माइनस 3E बाय 2 प्लस 6E इज इक्वल टू 18। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 गया। ठीक है, तो 2 9 जा 18, 3 2 जा 6, तो माइनस 6E प्लस 6E इज इक्वल टू 18। तो ये माइनस 6E प्लस 6E कट गया, और 18 तो 18 ही होता है। तो आप देखोगे कि यार ये तो सॉल्व किया, E तो आया ही नहीं कुछ। ठीक है, और 18 इक्वल टू 18 आ गया, तो ये तो सही बात है, 18 तो 18 के बराबर होता है ना।
तो इसका क्या मतलब हुआ, इधर से क्या हमें पता चल रहा है अब ये सॉल्व करके? इससे हमें ये पता चल रहा है सबसे पहली चीज कि ई ई मतलब कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर। चाहे इरेजर की कॉस्ट कुछ भी हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 1000 रुपया, 100 रुपया, हम ई की कोई भी वैल्यू इधर पुट करें, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब और थोड़ा सा रिसर्च करते हैं कि ये सेटिस्फाई क्यों हो रही है। ठीक है, जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी जो हमने लिखी थी 2p+3 = 9, 4p+6 = 18, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर हमें दो इक्वेशन का ये फाइंड आउट करना है कि वो सिंगल सोल्यूशन है, मल्टी इनफाइनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, तो हम क्या करते थे, a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये चेक करते थे। तो आओ चलो इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें कि क्या हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कि अगर हम a1/a2 करें मतलब 2/4, b1/b2 करें 3/6, c1/c2 करें मतलब 9/18। ठीक है, ये है A1, ये है A2, ये है B1, ये है B2। ठीक है, हमने वहां C यहां लिखा था इक्वल टू के पहले, अब इक्वल टू के बाद चला गया है, पर दोनों में इक्वल टू के या तो बाद रहना चाहिए या दोनों में इक्वल टू के C पहले रहना चाहिए, उसी साइन के साथ लेना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ -9 लिखा है इक्वल टू 0 और यहाँ इक्वल टू 18 लिखा है तो आपने -9/18 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। साइंस उसी तरीके से लेने हैं जो दोनों में सेम हो, या तो इक्वल टू के पहले वाला सी मानना है या इक्वल टू के बाद वाला सी मानना है। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां देखते हैं क्या हुआ है एक्चुअली। इसको जैसे मैंने सॉल्व किया तो ये वो 1/2, ये हुआ 1/2, ये भी हुआ 1/2। तो उसका क्या मतलब हुआ, हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसका क्या मतलब होता था, ये दोनों लाइंस कोइंसाइडिंग है और इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ये इन्फिनिटी का साइन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं क्योंकि दोनों लाइंस कोइंसाइडिंग है। तभी हमने जब पहले सॉल्व किया इसको तो हमें मिला 18 = 18। इसका मतलब है क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं दोनों लाइंस के, तो कुछ भी आप ई या पी की वैल्यू डाल दीजिए, ये सेटिस्फाई हो जाएंगी आपस में। दोनों सेम ई और पी की वैल्यूज के लिए, दोनों सेम कॉस्ट ऑफ पेंसिल और इरेजर के लिए, ये इक्वेशंस हमें आंसर दे देंगी क्योंकि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था और कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जो कि है एलिमिनेशन मेथड। चलो एलिमिनेशन मेथड का एक एग्जांपल देखते हैं, उसी से समझते हैं कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब जैसे नाम ही बता रहा है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि भैया एक को हटा देना है, एलिमिनेट कर देना है, निकाल देना है। ठीक है, तो ये तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, 9x - 4y इज इक्वल टू 2000, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। फिर दूसरी इक्वेशन लिखते हैं 7x - 3y इज इक्वल टू 2000, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 को पूरा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू जो हम एलएचएस कहते हैं और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वल टू जो आरएचएस है, इसको पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, मैथमेटिकली कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो कि सिर्फ एक साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, तो मैं पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, 27x माइनस, एक मिनट, 12y, 27x - 12y इक्वल टू 6000। इसको मैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूं। ठीक है, सिमिलरली क्या मैं इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी भी एक
नंबर से एक इक्वेशन को, पर दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। कोई गलत बात नहीं है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। इसको मैं इक्वेशन नंबर अपनी 4 कह देता हूं। तो आप देखिए, हमने 1 और 2 को थोड़ा सा चेंज कर दिया है लिखने का तरीका, और नई हमने इक्वेशन को नाम दिया है इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो आप देखो, जो y का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में सेम है, ठीक है। दोनों इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो 12 है। इसको मैं रेड से हाईलाइट करता हूं थोड़ा, ठीक है। तो दोनों में y का कोफिशिएंट सेम है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर सकता हूं। मतलब इक्वेशन नंबर 4 को माइनस मैंने किया इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं पहले। 28x माइनस 12y, ये इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। माइनस इक्वेशन नंबर 3 में करूंगा तो माइनस ऑफ इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड ही रखूंगा अभी मैं यहाँ पे। 27x माइनस 12y, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 माइनस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और इक्वल टू, अब मैं राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 लिखता हूं जो कि है 8000, और उसको मैं माइनस करता हूँ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 जो कि है 6000। तो ये तरीका होता है अगर मैं दो इक्वेशंस को माइनस कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड होगा दो इक्वेशंस का, और राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड होगा। ऐसे ही अगर मैं प्लस करता इन दोनों को, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 प्लस होता लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 के साथ, और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4 होता प्लस राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 के साथ, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 28x माइनस 27x होगा, तो वो बचेगा x, और यहाँ माइनस 12y, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस कर देगा इसको, तो ये बनेगा प्लस 12y। तो माइनस 12y प्लस 12y हो गया 0। x बचा, x इक्वल टू 8000 माइनस 6000, क्या बचा, x इक्वल टू 2000। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, हम फिर से उसको टेकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो x हमारा आ गया जी 2000, हमें x की एक वैल्यू मिल गई है यहाँ पे। अब सवाल आता है कि मैं y की वैल्यू कैसे निकालूं। तो जैसे हमने पिछले मेथड में भी देखा था, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड था, कि जब आपके पास एक बार x आ जाता है, अब आप इस x को इक्वेशन नंबर 1 में रखो, इक्वेशन नंबर 2 में रखो, इक्वेशन नंबर 3 में रखो, इक्वेशन नंबर 4 में रखो, कहीं भी रखो, आपको y का एक आंसर मिल जाएगा, और इससे आपको x एंड y फाइनली मिल जाएगा, ठीक है। चलो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में ही रखते हैं x को। तो इक्वेशन नंबर 1 थी 9x, तो 9 इंटू, अब x पता है हमें 2000 है, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो ये हुआ 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, माइनस 4y इज इक्वल टू 18000, इधर चला गया, साइन चेंज हो गया, तो बनेगा 2000 माइनस 18000, ठीक है। तो माइनस 4y बचा हमारे पास माइनस 16000, ठीक है। थोड़ा सा मैं सेक्शन मिटा देता हूं। तो अब आया माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 16000, दोनों तरफ माइनस माइनस साइन है, तो इसको हो जाएगा ए प्लस, तो y आ जाएगा 4000, ठीक है। तो हमें हमारा x और y का सोल्यूशन मिल गया। हम लिखेंगे x कॉमा y, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है 2000 कॉमा 4000, ठीक है। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड को अगर हम थ्योरी में लिखना चाहें कि एलिमिनेशन मेथड क्या था, चलो आओ उसको एक बार समझते हैं थ्योरेटिकली। वैसे तो एग्जाम्पल से काफी कुछ आप समझ गए होगे, उसको थ्योरी में भी मैं बोलता हूँ, बताता हूँ, और आप एग्जाम्पल के थ्रू ही देखो कि क्या किया है, ठीक है। तो थ्योरी वाइज लिखें तो पहला स्टेप होता है एलिमिनेशन मेथड में कि मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस, और जो x और y की हमारे पास दो इक्वेशंस है, बाय अ नॉन जीरो नंबर। जीरो से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई किया तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय अ नॉन जीरो नंबर।
ठीक है, ताकि x और y का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। तो हमने इधर पे क्या किया, पहले इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि हमने सोचा चलो y का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, तो y के कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं। ऐसे ही आप x के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप कि भाई कोई मल्टीप्लाई करना है दोनों इक्वेशंस को किसी एक नॉन जीरो नंबर से, ताकि एक्स या वाई किसी की भी एक के कोफिशिएंट्स हमें सेम मिल जाए। फिर क्या करना है, फिर ये जो नई इक्वेशंस बनी है, जैसे कि हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 बनाई, इनको आपस में या तो सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, डिपेंडिंग की साइन कैसा है। ठीक है, इस केस में जैसे कि आपने देखा, हमने इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 माइनस की। क्यों? क्योंकि y के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में साइन सेम थे, माइनस माइनस था, इसलिए हमको माइनस करना पड़ा। लेट अस अज्यूम यहाँ पे y का एक जगह कोएफिशिएंट, लेट अस से इक्वेशन नंबर 4 में मान लेते हैं प्लस होता, तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को माइनस नहीं करते, हम यहाँ ऐड करते, प्लस करते, क्योंकि तभी y का जो कोएफिशिएंट है ये ऐड होके जीरो हो जाता और y एज अ वेरिएबल हट जाता। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हो गया कि अब जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, तो y तो हट गया, तो हमें मिला x के फॉर्म में इक्वेशन, और हमने x को सॉल्व कर दिया। तो बेसिकली यू हैव टू सॉल्व फॉर वन वेरिएबल नाउ, दैट इज ओनली x और y। इन दिस केस इट वाज x, तो हमने सिर्फ x के लिए अब सॉल्व किया, जो कि बन गई इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल। तो जैसे ही हमें x मिला, नाउ अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इसे सब्स्टिट्यूट कर देना है किसी भी एक इक्वेशन में। इधर इक्वेशन हमारी ओरिजिनल 1 या हमारी ओरिजिनल इक्वेशन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको y मिल जाएगा। या वाइस वर्सा, अगर आपने पहले y के लिए सॉल्व किया है तो y को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको x मिल जाएगा। और ऐसे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, x और y क्या है। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ऑफ एलिमिनेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन विद एन एग्जांपल। ठीक है, चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे और कुछ तरीके भी सीखेंगे कि कैसे इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा आगे जाके। तो एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है, क्या है एग्जाम्पल नंबर 10? ये कह रहा है सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड, इसी नंबर को अगर मैं रिवर्स कर दूं, नंबर, यही नंबर अगर मैं रिवर्स कर दूं, इसको नंबर को एक नया नंबर मिल जाए, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड इट्स रिवर्स नंबर होता है 66। अगर मैंने इसके डिजिट्स रिवर्स कर दिए और ये इनिशियल नंबर खुद लिया, इन दोनों को आपस में सम किया, तो इसका समेशन होता है 66। अगर डिजिट्स डिजिट्स ऑफ दिस नंबर, ओरिजिनल नंबर, डिफर बाय टू, मतलब उनका आपस में डिफरेंस सिर्फ टू है, डिफर बाय टू, ये हमें कंडीशन दी हुई है। तो क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि पहले तो आप ये बताइए कि फाइंड द नंबर, ये नंबर क्या है, एंड जब आप फाइंड कर ले तो ऐसे हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी देयर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। प्लस मैं एक और आपको फ्यूचरिस्टिक बात बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस इतने इजी तो नहीं होंगे उस लेवल के हिसाब से, लेकिन इनका जो बेस है, ये आपके फ्यूचर में जाके एमबीए के कैट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आज अगर आप ये सीख जाओगे, तो आपको आज से 4 5 साल 6 साल बाद जब आप कैट की तैयारी कर रहे होगे, एमबीए की तैयारी कर रहे होगे, या जीमैट बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहे होगे, तो आपको फिर से ये सब नहीं समझना, क्योंकि आज आप सीख जाओगे। ठीक है, तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आप सब कुछ भूल जाओ। पहले एक टू डिजिट नंबर क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लो एक नंबर लिया मैंने 56, ये एक टू डिजिट नंबर है। 65, ये एक टू डिजिट नंबर है। अच्छा चलो, वेरी गुड, इनके डिजिट्स भी आपस में रिवर्स हो गए। चलो कोई और नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 23, 47, ठीक है,
ऐसे ऐसे कुछ नंबर्स है। तो एक टू डिजिट नंबर होता क्या है बेसिकली, ये देखते हैं। मान लीजिए ये x होता है, ये y होता है, ठीक है, ये डिजिट बोल रहा हूँ x, कुछ भी हो सकता है। चलो 56 देखते हैं। तो 56 में क्या होता है, ये होती है आपकी टेंस प्लेस और ये होती है आपकी वंस प्लेस, ठीक है। तो अब 56 को हम कैसे लिख सकते हैं बेसिकली टेंस और वन प्लेस के फॉर्मेट में। तो टेंस प्लेस का जो नंबर होता है इधर जो 5 है उसको लिखेंगे हम टेंस प्लेस का डिजिट 5 इंटू 10, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है, ठीक है, प्लस वंस प्लेस का डिजिट 6 इंटू 1, क्योंकि वो वंस प्लेस पे है, ठीक है। तो ये तरीका होता है लिखने का एक टू डिजिट नंबर को। सिमिलरली मान लो ये 47 लेते हैं, तो इसमें टेंस डिजिट पे कौन सा नंबर है, सॉरी डिजिट है टेंस प्लेस पे 4। तो 4 टेंस डिजिट, टेंस प्लेस का नंबर 4 इंटू 10 प्लस वंस प्लेस पे क्या है 7 इंटू 1। तो ये तरीका होता है एक टू डिजिट नंबर को लिखने का, ठीक है। अब मान लेते हैं हम हमारा जो नंबर है, क्योंकि अभी तो हमें नंबर पता नहीं है कि क्या है। मान लेते हैं हमारा नंबर है एक्स वाई, टू डिजिट नंबर, ठीक है, एक्स वाई। तो हमने क्या देखा, अगर मैं मान लेता हूं मेरा नंबर है टू डिजिट नंबर एक्स और वाई, ठीक है, ये मेरा इनिशियल नंबर है, यही नंबर है जिसके डिजिट्स भी रिवर्स होंगे। तो जब रिवर्स डिजिट्स हो जाएंगे इसके, तो नंबर क्या बन जाएगा, वाई एक्स। रिवर्स होना डिजिट का मतलब होता है जो वंस प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे चले जाएगा, जो टेंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पे चले जाएगा। तो नया नंबर हो गया वाई एक्स। तो पहले एक्स वाई को देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने 56 देखा कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 1। तो 10 इंटू एक्स प्लस y इंटू 1, ठीक है। तो मतलब हो गया एक्स वाई को हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। जैसे हमने 56 को लिखा था 10 इंटू 50 प्लस 6, 56। ऐसे ही अगर मुझे y को लिखना हो, वाई एक्स को लिखना हो, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू 1। तो ये कैसे लिखूंगा मैं, 10y प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर, ये हो गया जब नंबर के डिजिट्स मैंने रिवर्स कर दिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स वाई प्लस वाई एक्स, जो दो नंबर है उनका सम होता है 66। तो एक्स वाई को मैंने लिखा 10x प्लस वाई और वाई एक्स को मैंने लिखा 10y प्लस एक्स, इसका सम है भाई 66, ठीक है। तो 10x प्लस एक्स कर लिया, 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66, ठीक है। और करके लिखते हैं इसको, 11 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 66, मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा था कि जो डिजिट्स हैं इस नंबर के वो दे ओनली डिफर बाय 2, ठीक है। उसमें ये नहीं लिखा था कि टेंस वाला बड़ा है या वंस वाला डिजिट बड़ा है। तो मुझे ये पता नहीं है कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशनिंग नहीं है। तो अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, या तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, और या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये भी हो सकता है। कोई सा भी डिजिट बड़ा हो सकता है, ऐसा तो कोई इशू नहीं है, नंबर तो उसमें भी बनेगा। और क्वेश्चन में मेंशन्ड भी नहीं है कि कौन सा जो ओरिजिनल नंबर है उसकी कौन सी प्लेस वाला नंबर ज्यादा बड़ा था, ठीक है। तो इसमें हमको दो केस लेके आगे चलना होगा, ठीक है। एक केस हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 2, दूसरा केस हो गया y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम वन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को पहले सॉल्व करते हैं। तो हम सिंपल इसको कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। क्यों, क्योंकि y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम है 1, साइंस अलग हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, 2x, वाई वाई कट जाएगा, इक्वल टू 8। x कितना आ गया, 4, ठीक है। ये आ गया हमारा x। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जैसे ही मैंने x इक्वल टू 4 पुट किया, तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व किया तो y इक्वल टू क्या आया मेरे पास, 2। तो इससे मुझे क्या नंबर मिल गया,
एक्स वाई क्या नंबर है? सबसे पहला 42, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक और केस है जब y माइनस एक्स इक्वल टू 2 होता है। तो अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 प्लस मैंने किया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3 क्यों किया, क्योंकि x के कोएफिशिएंट सेम है डिफरेंट साइन के साथ, ठीक है। तो जब मैंने 1 प्लस 3 किया तो x x कट जाएगा, मुझे मिलेगा 2y इज इक्वल टू 8, मतलब y इज इक्वल टू 4। और जब मैं y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा तो मुझे x क्या मिल जाएगा, 2। इसका मतलब है मेरा दूसरा नंबर क्या पॉसिबल हो सकता है, 24। इस तो फाइनली मीनिंग ये निकल के आता है कि फाइंड द नंबर जब क्वेश्चन में पूछा था तो फाइंड द नंबर हो सकता है 42 या 24, एंड हाउ मेनी नंबर्स satisfying these conditions, मतलब two numbers will satisfy the condition, that is 42 and 24, ठीक है। तो आज के हमने वीडियो में सीखा कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। और हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे इन दोनों तरीकों को, इन दोनों तरीकों को कैसे अप्रोच करें और कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की थ्योरी पार्ट, समझने की पार्ट, जहां हम समझ रहे थे कि क्या करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के साथ, खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्लस हम कुछ हायर कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि एनसीईआरटी से बाहर है, ताकि आपका बेस और अच्छा बने। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए ताकि हम भी आपके लिए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं, ताकि आप आराम से पढ़ सकें, मैथ्स को इजी कर सकें अपने लिए और अच्छे मार्क्स ला सकें अपने पेपर्स में। तो प्लीज ज्वाइन द चैनल, और हमारे चैनल को ज्वाइन करने से तो आपको पता ही है, हेयर यू विल ग्रो, here you will prepare, and here you will top. So thank you so much. Take care.